संजना बाइक पर बैठी हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज अचानक से माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। संजना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए जब उसकी शादी की बात चली तो उसने इसी शहर में शादी करने की बात कही, ताकि जरूरत पड़ने पर वो माता पिता के पास तुरंत पहुंच सके। उसकी शादी के 2 सालों के बाद ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब से माँ अकेले ही घर में रहती थी। पेंशन से उनका गुजारा आराम से हो जाता था। साथ ही वो छोटे बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती थी, ताकि उनका खाली समय अच्छे से गुजर जाए। वैसे अभी संजना की माँ की ज्यादा उम्र नहीं हुई थी। वह अपने सारे काम खुद से ही कर लिया करती थी। लेकिन 1 सप्ताह से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो संजना उन्हें डॉक्टर से दिखाकर ले आई थी। उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। सर्दी जुकाम भी ठीक हो चला था। लेकिन आज सुबह जब रोज की तरह उठते ही उसने अपनी माँ को फोन लगाया, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उसका मन किसी अनजानी आशंका से धड़कने लगा। उसने अपने पति सूरज से कहा कि माँ फोन नहीं उठा रही है, तो दोनों तुरंत ही उसके माँ के घर जाने के लिए निकल पड़े। सुबह के 6 बज रहे थे। उसने जाकर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब सूरज ने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर जाकर उन लोगों ने देखा कि विमला जी अब इस दुनिया में नहीं थी। संजना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जल्दी ही आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों से पूरा घर भर गया था। सुबह के 10 बजे तक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। संजना शोक में डूब गई थी, क्योंकि माँ के साथ ही अब उसका मायका एकदम से खत्म हो गया था। आज माता पिता के साथ गुजारे अनेक पल उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह दोपहर के 12 बजे अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास शकुंतला जी उसे ताना मारते हुए कहने लगी। बड़ा हर बात में मायके दौड़कर चली जाती थी। चलो, अब तो शांति मिली। सास के ऐसा कहने पर संजना आवाक से रह गई थी कि मम्मी जी ये क्या बोल रही है। उसने देखा कि उसकी सास पानी पूरी खा रही थी। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगी कि यहाँ मैं इतने दुख में डूबी हुई हूँ और मम्मी जी पानी पूरी खा रही है। खैर, उसने कुछ कहा नहीं और अपने रूम की ओर जाने लगी। तभी उसकी सास कहने लगी, सुनो बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, दोपहर का खाना जल्दी से बना दो। संजना का सिर घूमने लगा। तब तक सूरज रूम के भीतर जा चुका था। संजना आंखों में आंसू लिए हुए बरामदे पर रखी कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, बहू, अपने मायके का मातम यहाँ मत फैलाओ। अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे लिए अब क्या हम लोग भूखे बैठे रहेंगे? और देखो, तुम्हारी ननद शोक व्यक्त करने घर आ रही है, तो जल्दी से उसके लिए आलू दम, पूरी, भजिया, गोभी और पनीर के पकौड़े, वेज पुलाव, मसाला दाल और रायता वगैरह तैयार कर दो। संजना स्तंभित सी खड़ी रह गई, क्योंकि अभी अभी वो माँ के अंतिम संस्कार के बाद ससुराल आई थी। उसे फिलहाल बहुत रोना आ रहा था। वह किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने रूम में चली गई और रूम में जाकर बिस्तर पर बैठकर वह रोने लगी। तभी उसकी सास कुछ सामानों की लिस्ट लेकर आई और सूरज से बोली, जाओ, बाजार से जाकर ये सारा सामान ला दो। तुम्हारी बहन आएगी तो घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सूरज हैरानी से बोला, माँ, प्रेमा यहाँ पर शोक व्यक्त करने के लिए आ रही है या अपनी आवभगत करवाने के लिए, जो तुम इतनी तैयारी करने के लिए कह रही हो? शकुंतला जी गुस्से में बोली, चुपचाप जो मैंने कहा है वो करो। तुम लोगों के चक्कर में क्या मेरी बेटी भूखे बैठी रहेगी? वैसे ही खाना बनने में देर हो गई है। सुबह सवेरे भी मुझे बाजार से समोसे और कचौड़ी लाकर काम चलाना पड़ा। एक अनोखी, इसकी माँ ही नहीं गई है। लोग इस दुनिया से जाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाकी बचे हैं वह भी उनके पीछे अपनी जान दे देंगे। सूरज झुंझला हुए बोला, माँ, तुमसे जान देने की बात कौन कर रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि कोई किसी के पीछे जान नहीं देता है,
लेकिन कोई इतनी जल्दी नॉर्मल भी नहीं हो पाता है। वह दर्द तो जीवन भर के लिए साथ रहता ही है, लेकिन इंसान जीना तो नहीं छोड़ता। फिर भी इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हें संजना की हालत देखकर ये लग रहा है कि वो अभी किचन में जाकर खाना पकाने के लायक है? शकुंतला जी कहने लगी, तो घर में बेटी आ रही है, वह क्या ऐसे ही पानी पीकर चली जाएगी? मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोगों को प्रेमा की आवभगत करनी ही होगी। सूरज झुंझला हुए बोला, माँ, मैं बाहर से खाने पीने की चीजें ऑर्डर कर लेता हूँ। शकुंतला जी कहने लगी, बाहर का खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है। सुबह भी मैंने बाहर का ही खाया था, तो अब तो मुझसे बाहर का कुछ भी खाया नहीं जाएगा। संजना की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी प्रेमा की आवाज आई। वह कहने लगी, माँ, यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए नहीं आई थी। तुम भाभी को परेशान क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। शकुंतला जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मायके में आकर तू काम करेगी? मुझे भूख लगी है तो बहू मेरे लिए खाना बना देगी, और उसे तेरी आवभगत भी करनी होगी। तू चिंता क्यों करती है? अब इसका मायका तो खत्म हो ही गया है, और ये इस घर की बहू है, तो इस घर के सुख दुख इसके लिए सबसे पहले होने चाहिए। वहाँ का मातम यहाँ थोड़ी ना मनाते बैठेगी। अब प्रेमा को जरा गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, माँ, ये कैसी सोच है तुम्हारी? इंसान ससुराल या मायके में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके मन में दुख है तो वो दुख उसके साथ ही चलता रहता है। भाभी अभी बहुत दुखी है। एक तो वैसे ही इन्होंने आज बहुत कुछ खो दिया है, और तुम इन्हें और परेशान कर रही हो। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि भाभी को संभलने का थोड़ा मौका मिल सके। मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय तक सारे काम संभालने के लिए आई हूँ। शकुंतला जी हैरानी से बोली, तेरी शादी हो गई है बेटा, तू पहले ही ससुराल में कितने सारे फर्ज निभाती है, कम से कम मायके में आती है तब तो आराम कर ले। प्रेमा रुंधे गले से बोली, माँ, मेरे लिए तो तुम हो, मेरा मायका है, भैया भाभी है, आगे भी भैया भाभी से मेरा मायका रहेगा ही। लेकिन तुम भाभी की पीड़ा को समझो, उन्होंने आज अपने मायके को ही खो दिया है। अब वो कहाँ जाकर सुकून से 2 पल बिताएंगे? कहाँ उन्हें आराम मिलेगा? कहाँ माँ के आंचल में सर छुपाकर अपना मन हल्का करेगी? सोचो माँ, सोचो। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई थी। शकुंतला जी एकदम से खामोश हो गई। संजना भी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी ननद की बातें सुन रही थी। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था, क्योंकि ननद की एक एक बात बिल्कुल सही थी। वह जैसा महसूस कर रही थी, प्रेमा ठीक वही सब बोल रही थी। प्रेमा आगे बोली, माँ, तुम्हें तो ऐसे समय पर एक माँ की तरह भाभी को संभाल लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो बस खाने पीने की ही पड़ी है। एक समय पर जब नानी का देहांत हुआ था, तब क्या तुम्हें खाना पीना सूझ रहा था, जो आज भाभी को तुम खाना बनाने के लिए बोल रही हो? अब शकुंतला जी का सर झुक गया था। प्रेमा कहने लगी, माँ, अगर भाभी की स्थिति में मैं खड़ी होती तो क्या तुम मुझसे भी यही उम्मीद करती? अब तो शकुंतला जी को मानो सांप सूंघ गया था। वह चुपचाप सर झुकाकर वहां से चली गई, तो प्रेमा ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, भाभी, मैं आपकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं भी आपको भरपूर प्यार दुलार दूंगी। भले ही आपके बारे में कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन आपके बारे में सोचने के लिए मैं हूं ना। खुद से छोटी ननद को इतना प्यार भरा व्यवहार करते देखकर संजना की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। वो भावुक होते हुए बोली, दीदी, ये सच है कि माँ के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने ऐसे वक्त में मुझे संभाला, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। काश कि मम्मी जी भी मुझे थोड़ा प्यार दे देती तो खुद को संभालने में ज्यादा मुश्किल ना होती। प्रेमा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं आ गई हूं ना, मैं आपके साथ हूं। आप किसी बात की चिंता मत करो। अच्छा, आप आराम करो, मैं सबके लिए जरा चाय बना देती हूँ। संजना को वैसे दुख तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसे ये देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हर बार ननद के आने पर वो ननद की आवभगत करती थी।
लेकिन आज मुश्किल समय में ननद भी उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए चली आई थी। साथ ही उसने सास का मुंह भी बंद करवाकर ये बात साबित कर दी थी कि जरूरी नहीं कि अगर सास की सोच अच्छी ना हो तो ननद भी वैसी ही होगी।